Edu. I'm Sonia, your science tutor. Today we'll discuss about the chapter called Heredity and Evolution, and mainly we'll discuss about a topic called Evolution in one shot. हाँ जी, तो इससे पहले हमने टॉपिक करा था हमारा Heredity in वन शॉट, जहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर का आगे वाला पार्ट, दैट इज द हेरिडिटी वाला पार्ट, पूरा एक शॉट के अंदर करवा दिया है. तो अगर आपने उसको अभी तक जाके नहीं देखा तो गो एंड चेक दैट आउट, ताकि आपको प्रॉपर हर एक चीज समझ में आ गई हो हेरिडिटी वाले पार्ट से. आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इवोल्यूशन, और कैसे करके हमारा इवोल्यूशन जो है देखा गया है एनिमल्स में, प्लांट्स के अंदर, और कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जो आपको बड़ी ही डिस्टर्ब करती है और बड़ी ही लगती है कि यार कैसे जो है ये याद होगी. तो मैं साथ में आपको शेयर करने वाली कुछ ट्रिक्स, ताकि आप उनको बड़े ही आराम से याद कर लो. साथ ही में हम देखेंगे कि हाँ भाई कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अपने लाइफ के, अपने लिविंग लाइफ के, कि हाँ भाई कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिन्होंने एवोल्यूशन करते 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 किया, और कैसे इवोल्यूशन किया. लाइक जो आपके मिथ्स है वो आज थोड़े से चेंज होने वाले हैं. जो आपकी नॉर्मल थिंकिंग थी कि हाँ भाई शायद ये होता होगा, बट उस शायद को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ कि नहीं, शायद ये नहीं था, ये जो है चेंज एक्वायर हुआ है, और कैसे हुआ है वो आज हम देखने वाले हैं. क्योंकि बात ही है इवोल्यूशन की, यानी कि चेंजेस की. तो आज हमने भी क्या करा है कि हाँ भाई देखेंगे कि हाँ भाई कैसे कैसे करके हर एक चीज़ में चेंज आया है. साथ ही में एंड ऑफ द वीडियो आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जिसके आप आंसर देने वाले हैं. एक्चुअली कुछ क्वेश्चन जिसके आप आंसर देने वाले हैं, मैं आंसर्स नहीं बताने वाली हूँ. हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इवोल्यूशन. हाँ, तो इवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग. जब कभी भी हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, हम सबके दिमाग में, ठीक है, मैं सबके बोल रही हूँ, मेरे भी, सबके दिमाग में ये आता है कि भाई इवोल्यूशन का मतलब था चेंजेस. ठीक है, सबके दिमाग में एक ही वर्ड आता है, चेंजेस, कि हाँ भाई क्या क्या चेंज हुआ है. ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग. 100 में से कुछ 50% या 40% ऐसे होंगे जो बोलेंगे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम. उसको हम बोलते हैं हमारा इवोल्यूशन. ठीक है, बट क्या चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम या फिर विद टाइम यही था इवोल्यूशन, और कुछ नहीं था? चेंज आए, टाइम के साथ साथ आए. क्यों आए, कभी सोचा नहीं कि हाँ भाई ये चेंजेस लाए क्यों? जब कभी भी आप नॉर्मल अपनी रोजमर्रा यानी कि डेली रूटीन कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको चेंजेस क्यों लाने पड़े टाइम के साथ साथ? तो वही चीज़ है कि भाई अगर मैं अभी इस टाइम, क्योंकि एक पेंडेमिक है और पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस ऑनलाइन स्टडी का क्या रीज़न है? बिकॉज भाई हमें अब ऐसा था कि हमें अब घर पे बैठकर ही पढ़ना था, तो हमने ये चेंज करा. पहले ये चेंज नहीं था, पहले सब जाते थे भाई अपने ट्यूशन, सब अपने स्कूल जाते थे. आज से अब क्या चल रही है? ऑनलाइन स्टडी. और हमने ये चीज़ क्या करी? चेंज करी है. क्यों चेंज करी है? क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत थी, और हमें, अगर हम ये चीज़ जो है चेंज नहीं करते, यानी कि अपने डेली रूटीन के अंदर स्कूल लाइफ, अपने कॉलेज लाइफ, अपने ट्यूशन लाइफ, उन सबको चेंज नहीं करते, और नॉर्मल घर वाली एक ऑनलाइन क्लासेस वाले मोड पे नहीं आते, तो शायद हम नहीं रह पाते, राइट. ना ही या तो हमारी स्टडीज छूट जाती बिकॉज पेंडेमिक है, और क्योंकि इतनी बड़ी पेंडेमिक है, कोविड इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो सब अपने घर में ही है. तो वही चीज़ क्या थी, उसने हमें मजबूर करा ये चेंज अपनी लाइफ में लाने के लिए, राइट. तो ये था इसका रीज़न. तो क्या ऐसी हर इवोल्यूशन की रीज़न है? जितने भी हम एनिमल्स देखने वाले हैं इवोल्यूशन के अंदर, या फिर हम होमोसेपियंस की बात करें यानी कि ह्यूमन बींग्स, जो चेंजेस आए हैं बेटा वो उनके रिक्वायरमेंट के वजह से ही आए हैं. अगर सपोज आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको स्टडी करनी है और आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है, तो सिंपल इज डैट आप ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लेते. अगर आपको ना ही कोई डिग्रियों में इंटरेस्ट होता, ना ही कुछ अपने 12th या 11th के या फिर किसी भी क्लास के सर्टिफिकेट्स के अंदर. तो अगर आपको वो चीज़ इंटरेस्टेड लगती है कि हाँ भाई आपको उस चीज़ की नीड है कि आपको ये चाहिए, तभी आगे फर्दर एडमिशन, फिर फर्दर एडमिशन से फर्दर जॉब, तो ये आपकी नीड्स थी. तो वैसे ही कुछ हमारे एनिमल्स की भी नीड्स होती है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स को जो है चेंज करा, अपनी हैबिट को जो है चेंज करा, तब जाकर उनके अंदर एक बड़ा सा इवोल्यूशन हमें देखने को मिला. तो इवोल्यूशन इज द चेंजेस विद टाइम, बट दैट only depend on the requirement of that particular organism जिसने वो इवोल्यूशन किया है. ओके, आई होप आपको क्लियर हो कि हाँ भाई चेंजेस तो है, टाइम के साथ तो है, बट तभी होगा और उस पर ही डिपेंड करेगा क्या हमारी रिक्वायरमेंट थी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही इवोल्यूशन देखा गया है. ओके, अब पढ़ते हैं क्या है इवोल्यूशन, क्या लिखा है मैंने. ठीक है, इवोल्यूशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं विच टेक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि पुराने ऑर्गेनिज्म के अंदर, ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स इन विच द न्यू स्पीशीज आर
प्रोड्यूस, ठीक है। और इसलिए हम साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर देखें तो इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा टाइम टेकन, टाइम बेस्ड प्रोसेस है। यहाँ पर मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बिकॉज हम जो है, हमारे जो पूर्वज थे आदि मानव बनते बनते ही, आदि मानव को ही इंसान बनते बनते इतना टाइम लग गया, इतने साल लग गए कि आज भी इस दुनिया में आदि मानव हमें दिखते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम लग गया हमें वो चीज को इवॉल्व करने में, अपने आप को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पहले हम कच्चा खाना खाते थे, अब हम पका हुआ खाना खाते हैं, तो वो सब चीज भी क्या चल रही है, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रही है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तभी हमें ये सारे चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं, ओके। और जो एनिमल्स ये चेंजेस करता है उसे बोलते हैं बेटा हमारा प्रिमिटिव एनिमल, क्योंकि वो पुराना, ठीक है, प्रिमिटिव यानी कि पुराना। अब जिस पुराने ने ये चेंजेस लाके न्यू करा तो उसको बोलेंगे न्यू प्रोड्यूस, ठीक है। तो वो न्यू प्रोड्यूस जो स्पीशीज हो जाती है। द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स अ स्पीशीज हैव इन कॉमन, द मोर क्लोजली दे विल बी रिलेटेड। अब जितना मुझे लाइक मेरे और जो भी एंसेस्टर थे मेरे, उनमें कॉमन होगा वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझमें भी आएगी। लाइक जितने भी हमारे जो आदि मानव थे, या फिर मैं आगे का लूँ मंकीज एंड ऑल, उन सब में क्या है बेटा, दो ही आंखें हैं, एक ही नाक है, ठीक है। लिप्स, हमारे कोई फैदर वैदर नहीं थे, राइट, हमारी कोई पूंछ वूछ नहीं थी, ठीक है। तो वो सब की चीज़ क्या थी कि हाँ भाई धीरे धीरे करके थोड़ा वो चेंज आया बॉडी स्टाइल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, टॉकिंग के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर, ठीक है। बट कुछ चीज़ें अभी भी क्या है कॉमन है जो उनमें और हमें, तभी हम उनको क्या बोलते हैं, हमारे एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वज, ओके। Some important sources which provide the evidence for the evolution are homologous and analogous, vestigial organ and the fossils, ठीक है। अब क्योंकि हमने इनकी बात कर ली है, यानी कि इन्हीं से हमें पता चलता है कि हाँ भाई ऐसे कौन कौन से चेंजेस है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले बात करते हैं कुछ इन टर्म्स की जो आपको बड़ी ही प्रॉब्लम होती है याद करने में, कि व्हाट इज एनालोगस एंड व्हाट इज होमोलोगस, व्हाट इज फॉसिल्स। तो चलिए देखते हैं कि हाँ भाई वो चीज़ क्या क्या होती है। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं हाँ भाई हमारा होमोलोगस ऑर्गन या होमोलोगस जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा क्या चीज़ होती है उनके अंदर जो सेम होती है, ठीक है, सेम होती है फंक्शनिंग में, बट काम उनका क्या होता है अलग अलग, सेम होती है फंक्शनिंग में, काम उनका सेम होता है, बट स्ट्रक्चर उनका क्या होता है बेटा अलग अलग। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक ह्यूमन का हैंड, और यहाँ पर है एक बर्ड का, ठीक है, फेदर। अब उस फेदर का काम भी क्या है, जैसे हमारा हाथ का काम होता है वैसे ही उस फेदर का भी काम है, बट क्योंकि वो हमारा हाथ है और वो उनका फेदर है, बट दोनों का वर्किंग सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। आप किसी के पंख को अपने हाथ से नहीं मिला सकते हो, राइट। द ऑर्गन विच हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर but different in functions, example of the wings of the birds and hands of the human। हाँ जी, इसने क्या बोला है कि हाँ भाई जैसे कि अभी आपने देखा कि जैसे कि मैंने बोला कि भाई यहाँ पर इनके क्या है, अब यहाँ पे जो मेरा वो है बर्ड का फेदर, ठीक है। अब इस विंग्स के अंदर, जैसे कि हम इस विंग को देख रहे हैं, अब इस विंग के अंदर भी क्या है, ह्यूमरस बोन है, इस विंग के अंदर भी क्या है, अल्ना बोन है, रेडियस है, सारी बोन्स क्या है हमारी सेम है। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल हूबहू मिल रहा है, ठीक है, हूबहू सिर्फ बोन्स के अंदर मिल रहा है, ठीक है। बट बात अगर करेंगे कि हाँ भाई काम की, तो भाई वो जो फेदर काम कर रहा है, जैसे कि मैंने बोला भाई आप अपने हाथ को अपने किसी भी के फेदर से कंपेयर जो है नहीं कर सकते हो, यानी कि हाँ जी उस आप अपने हाथ से उड़ नहीं सकते हो, ठीक है, बट वो अपने हाथ से, वो अपने विंग से उड़ सकता है। तो यानी कि वो क्या हो गया, होमोलोगस पेयर, यानी कि जिनका क्या फंडामेंटल काम सेम है बट डिफरेंट है क्या फंक्शन, ठीक है। अब याद रखना, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी आगे स्टार्ट करने से पहले, मैंने एनालोगस बताया था, बट होमोलोगस का मतलब कि हाँ भाई उनका क्या होगा, फंक्शन जो है अलग होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है क्या होगा, सेम होगा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, नॉट नॉर्मल स्ट्रक्चर, बिकॉज हाथ और फेदर में काफी फर्क है। सिर्फ जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यानी कि जितनी भी हमारी बोन्स थी वो एग्जैक्टली सेम है, अल्ना भी है उनमें, रेडियस भी है उनमें भी ह्यूमरस है, हमें भी है, हमारे हैंड में भी है वो चीज़, और जैसे अरेंज है वैसे ही जो है अरेंज है। यहाँ पर भी इनके बस जो इनके कार्पल्स है वो अलग अलग नहीं है, मेटा कार्पल्स में आगे सब डिवाइडेड नहीं है, बट हमारे जो है आगे डिवाइडेड होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई हमारे भी जो हाथ थे पहले ऐसे हुआ करे थे, होंगे में भी उनकी बोन्स ऐसी होती होगी, यानी कि वहां पर भी मेटा कार्पल्स एंड कार्पल्स जो है सब डिवाइडेड नहीं हुए होंगे, बट अब आगे क्योंकि हो चुके हैं तो इसलिए हमें पूरा अपने हैंड्स एंड फिंगर्स देखने को मिलते हैं, राइट। दोनों का काम क्या है बेटा अलग है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम था, बोन सारी सेम थी, बट काम दोनों का अलग है। विंग्स जो है हेल्प करते हैं हमारे उड़ने में, और हाथ जो है नॉर्मली हमारे, आपको पता है कितनी सारी चीजें हम उसे कर रहे होते हैं,
हाँ जी, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन बेटा, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे होमोलोगस को कि हाँ भाई जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर सेम है बट काम अलग है। अब क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला था कि हाँ भाई जो भी सेम होते हैं लोगों को तो उनको क्या बोलते हैं हम, होमो, ठीक है। होमो लोग क्या होते हैं, जो सेम होते हैं, और सेम भी किसमें, स्ट्रक्चर में, ठीक है। आज से आपको याद करना है कि हाँ भाई होमो का मतलब था जो सेम होते हैं। अब क्योंकि वो सेम है तो सेम किस में बात करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी कौन सा लेना है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। होमो मतलब सेम, और सेम में किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रक्चर की, ठीक है। फंक्शन की हम बात जो है नहीं करेंगे। और अगर हमने फंक्शंस की बात जो है कर दी, हाँ जी, अगर हमने जो है फंक्शंस की बात करी तो वहां पर हम उसको यूज करेंगे हमारा एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। जितने भी एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं यानी कि उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही क्या हो जाता है, अब अलग हो जाता है। जब कभी आप किसी भी इंसान को देख रहे होते हो तो आप क्या देखते हो, उसका फिजिकल अपीयरेंस ना, राइट। तो अगर फिजिकल अपीयरेंस सेम है यानी कि फंडामेंटल जो बॉडी का स्टाइल है वो स्ट्रक्चर जो है सेम है, तो भाई आप बोलोगे होमोलोगस है, ठीक है। और अगर नहीं है, स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है, चाहे फंक्शन कुछ भी कर रहे हो, स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है, फंक्शन कुछ भी कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपके एनालोगस। एक याद करो, दूसरा आराम से जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट है, दैट इज द ऑर्गन व्हिच हैव द सिमिलर फंक्शन, फंक्शन सेम है बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, द विंग्स ऑफ द इंसेक्ट एंड द विंग्स ऑफ द बर्ड, ठीक है। तो बर्ड के जो विंग्स हैं और जो विंग्स है इंसेक्ट के, फंक्शन क्या है दोनों का, उड़ना, बट दोनों का स्ट्रक्चर जो है काफी ज्यादा, बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है। क्योंकि हमने अभी देखा कि विंग्स के अंदर कितनी सारी जो है बोन्स होती है जो कि हमारे हैंड से सिमिलर होती है, बट जैसा कि आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स के विंग में देयर इज नो बोन प्रेजेंट एट ऑल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब आगे बढ़ते हैं, एनालोगस एंड होमोलोगस हमने कर लिया। साथ में कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं बेटा जिनका कोई भी काम नहीं है हमारे बॉडी में इस टाइम, उन सारे ऑर्गन्स को हम बोल सकते हैं वेस्टिजियल्स ऑर्गन, यानी कि हम उनके बिना जो है जी सकते हैं बड़े ही आराम से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में, या हमारे किसी भी नॉर्मल काम पर उसका कोई भी फर्क जो है नहीं पड़ेगा। हाँ जी, अब मैं ये नहीं बोल रही कि भाई आप अपनी उंगली काट लो, आप उसके बिना जी सकते हैं, बट भाई वो आपकी जो फिंगर है उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपकी नॉर्मल लाइफ में। आप विदाउट फिंगर जो है लिख नहीं सकते इतना अच्छे जितना आप विद फिंगर लिख सकते हो, राइट। तो वो चीज़ है, वो उससे आप अपना काम कर रहे हो। बट वहीं अगर मैं बात करूँ कि हाँ भाई जो हमारी अपेंडिक्स होती है जो कि कुछ नहीं कर रही होती है बट वेस्टली वहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, और अगर उसको निकाल भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, हमारा वेस्टिजियस ऑर्गन। या फिर वो धीरे धीरे करके ऐसे ऑर्गन जो धीरे धीरे करके गायब होते रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि भाई मंकीज के अंदर तो होती थी टेल बट हमारे अंदर नहीं है, बट हमारे अंदर जो बोन है वो नीचे से ऐसे करके है, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारे एंसेस्टर था, ये भी प्रूव करता है। क्योंकि वो जो चीज़ थी जो वेस्टिजियस ऑर्गन था वो धीरे धीरे करके जो है जाता लुप्त होता गया है। देखते हैं ऐसे कौन कौन से और वेस्टिजियस ऑर्गन्स हैं। द ऑर्गन विच आर नॉन फंक्शनल, एज आई टोल्ड यू, कोई फंक्शन उनका होता नहीं है इन दी प्रेजेंट डे, ठीक है, आजकल के लाइफ में फॉर्म, बट वर फंक्शनल इन दी एंसेस्टर्स के अंदर वो जरूर काम करते हैं। जैसे ये मंकी के अंदर उसके टेल काफी काम दायक थी उसके लिए, बट हमारे लिए तो नहीं है ना, हमें तो पेड़ पे नहीं चढ़ना, ठीक है, हमें पेड़ पे नहीं लटकना है, तो हमारे लिए नहीं है, तो हमारे लिए वो क्या था, वेस्टिजियल, हमारे बॉडी से वो रिमूव जो है धीरे धीरे करके हो गया। जब कभी भी हम किसी चीज़ का जो है इस्तेमाल करना बंद कर देंगे अपने बॉडी के अंदर तो धीरे धीरे करके डिजेनरेट हो जाएगी वो चीज़, राइट। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ भाई सपोज आपने 10 साल से एक बुक पढ़ी नहीं है, ठीक है, तो वो डिजेनरेट नहीं होगी, वहीं की वहीं वहाँ पर होगी, ठीक है। बट वहीं अगर जो चीज़ आपके बॉडी के अंदर है कि भाई आपने यूज़ ही नहीं करी है, जैसे कि डेड बॉडी का भी एग्जांपल लेते हैं, तो भाई वहाँ से भी जो सामान होते हैं धीरे धीरे करके डिजेनरेट होते रहते हैं, और इतने ज़्यादा डिजेनरेट होता है बिकॉज उनका कोई काम इस्तेमाल कोई कर ही नहीं रहा होता, तो धीरे धीरे करके वहाँ पर कुछ नहीं बचता। अगर आप 10 साल बाद भी देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ कुछ ही बोन्स जो है मिलेगी जो डिजेनरेट नहीं हो पाती है अच्छे से, जो कि जलाने के बाद भी नहीं हो पाती है किसी डेड बॉडी को, ठीक है। तो सिर्फ वही बोन्स और उसी का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं हमारे फॉसिल, जो कि नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आने वाले हैं जिस पर, ठीक है, फॉसिल्स को हटाते हैं। बट क्योंकि वहाँ और बाकी सारे ऑर्गन जो है बेटा हमारे डिजेनरेट हो गए, यानी कि टाइम के साथ अगर हम उन ऑर्गन्स को यूज नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे लीवर हो, चाहे पैंक्रियाज हो, चाहे रिब्स हो, चाहे कुछ भी लंग्स वंग्स एनीथिंग या एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी, वो सारे के सारे डिजेनरेट हो जाएंगे अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया एक डेड बॉडी के अंदर।
राइट। तो वो सब क्या हो गए हमारे लिए वेस्टिजियल, बिकॉज उस टाइम उसका कुछ काम नहीं है। तो वैसे ही हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन भी क्या होता है कि जब हमारा उसका कुछ काम नहीं है और हम उसको यूज नहीं करें तो धीरे धीरे करके वो भी क्या होगा, डिजेनरेट होने लगे, राइट। पहले इनका काम होता था, अब नहीं होता। यहाँ पर दिखा रखी है भाई, यहाँ पर क्या हमारे अपेंडिक्स जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे होती है, ठीक है। इसका कुछ काम नहीं होता बट क्योंकि लगा रखी तो है। साथ ही में यहाँ पर जो है हमारे विजडम टीथ, पहले हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी विजडम टीथ की, क्योंकि हम पहले खाते थे कच्ची सब्जियाँ। अब क्योंकि हम कच्ची सब्जियां नहीं खाते और हमें इतना चबाना नहीं पड़ता है, हम पका कर खाते हैं, हम ऑलरेडी आधा काम जो है पका कर ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ का। आपने देखा होगा कभी जितनी भी रो वेजिटेबल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मोटी होती है, काफ़ी ज़्यादा कड़क होती है और उनको काटना थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। बट वहीं अगर आप कुछ बनी सब्जी ले रहे हो तो वो ऑलरेडी इतनी मॉइस्चर्ड हो जाती है, उसके अंदर ऑलरेडी इतना पानी आ जाता है कि भाई आप उसको बड़े ही आराम से च्यू कर सकते हो, आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। और क्योंकि इतनी डिफिकल्टी नहीं है तो आपके टीथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व उसके अंदर नहीं हो रहे हैं अनटिल अनलेस आप कोई हार्ड चीज़ खा रहे हो, ठीक है। और क्योंकि हार्डनेस अब पकाने के बाद खत्म हो चुके तो इसलिए बहुत ऐसा होता है कि विजडम टीथ जो है, जो पीछे की अक्ल दाढ़ होती है, वो हमें देखने को नहीं मिलती है। बहुत से लोगों की अभी भी 28 टीथ ही रहते हैं, ठीक है। और अगर मैं किसी का एग्जांपल ना लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मेरे भी 28 ही हैं अभी तक। तो क्योंकि वो धीरे धीरे करके अब गायब होते जा रहे हैं, तो सबका ही यही हाल है कि आगे होने वाले जनरेशन में होंगे भी नहीं, क्योंकि हम इसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ओके। ये सारे थे हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जब कभी भी हमारी क्या बोन्स जो है डिजेनरेट नहीं होती है और ओवर द टाइम हमने अगर किसी को अब जो है दफन कर दिया या फिर कोई अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर रह गई डेड बॉडी और धीरे धीरे करके उसके बहुत सारी लेयरिंग हो जाती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब वो डिग करते हैं हमारे अर्थ को, खोदते हैं कि चलो ठीक है कुछ तो डिस्कवरी करते हैं। आज साइंटिस्ट बनने का मन कर रहा है, ठीक है, तो कुछ डिस्कवरी करनी थी तो हमने क्या डिग करा, फिर वहाँ पर हमने देखा हो यहाँ पर तो हड्डियाँ मिली हैं। तो हड्डियाँ जो मिली है और जो ढांचा वो मिला है बच्चा, वो किसका मिला है हमें, डायनासोर का। वो हमें हमारा नहीं मिला, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स का जो है वो डिजेनरेट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली अगर इतने साल रखा होगा तो। बट क्योंकि डायनासोर्स का हमें मिला है तो उसी को क्या बोल दिया हमने, फॉसिल्स, यानी कि जो रेस्ट मटेरियल होता है किसी की भी बॉडी का और वो जो है डिजेनरेट नहीं हो पाता और वो धीरे धीरे करके लेयर के अंदर दबता रहता है हमारे अर्थ के अंदर। और एक टाइम पर जब हम उसको देखते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं उसके कुछ अंश है, ठीक है। तो उस अंश को क्या बोल दिया हमने, फॉसिल्स, ठीक है बेटा। और इससे हम क्या बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ओके। द रिमेन ऑफ द डेड एनिमल और द प्लांट, जितना भी रिमेन बचा हुआ है दैट आर लिव्ड इन द रिमोट पास्ट आर नोन एज द फॉसिल, जो कि पहले कभी रहा करते होंगे, क्योंकि रहते थे तभी तो उनकी बॉडी हमें देखने को मिली, राइट। डायनासोर्स हमारे टाइम पर नहीं थे, हम में से किसी ने डायनासोर नहीं देखे, ना ही आपके ग्रैंड पेरेंट्स देखे होंगे, ना ही आपके ग्रैंड पेरेंट के पेरेंट्स ने देखे होंगे। अगर ऐसा होता तो आप किससे सुनते होते कि यार हाँ तब होते थे अब नहीं होते, वो काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स पहले होते थे। तो तब जाके हमने जब डिग करा हमारे अर्थ को तब हमने देखा कि वहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं, वहाँ पर जो बोन मिला, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिला है वो कुछ डायनासोर से सिमिलर था। तो तब जाके पता चला कि यार डायनासोर भी इस अर्थ पर कभी ना कभी थे, राइट। The fossils are obtained by digging into the earth, as I told you कि हम क्या करते हैं, अर्थ को खोदते हैं तब हमें जो fossils मिलते हैं। The age of fossils are estimated by the related method or the carbon dating method, and these are the various kind of fossils. Some fossils are anomite, ammonite and tribolite और डायनासोर के कुछ हमें fossils जो है देखने को मिलते हैं। As you can see, these are some fossils, जिसके पिक्चर्स मैंने यहाँ पर नीचे लगाई है, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या बोला है कि फॉसिल्स की एज जो है हम देखते हैं रिलेटिव मेथड से, रिलेटिव मेथड या फिर कार्बन डेटिंग मेथड, यानी कि हम देखते हैं उसके सब्सटेंस के अंदर कि हाँ भाई कितना पुराना वो चीज़ है कार्बन का अमाउंट देखकर, या फिर हम देखते हैं रिलेटिव मेथड, यानी कि सपोज कितनी लेयर नीचे जो हमने देखा या कितनी नीचे लेयर देखा। सपोज मैंने बोला मैंने भाई 10 लेयर नीचे देखा डायनासोर का, यहाँ पर कुछ फॉसिल था, फिर उसके 2-3 लेयर नीचे और मैंने डिग करा, ठीक है, 2-3 लेयर मैंने और कुछ डिग करा, तो सपोज उसे कुछ डिस्टेंस पे मुझे एक और फॉसिल मिल गया, ठीक है। अब वो जो फॉसिल है वो दूसरे डायनासोर का है। अब वहां जो मुझे डायनासोर मिला है मैं क्या करूंगी, उसका जो पीरियड टाइम पीरियड है वो मैं क्या कर दूंगी, रिलेटिवली बता दूंगी कि भाई क्योंकि ये मुझे 10 पर मिला और मैंने देखा कि हाँ भाई ये क्या है
10 लेयर के बाद मिला, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर यहाँ तक 10 लेयर है और इसके जब 2 लेयर बाद मुझे ये मिला, तो वो क्या होगा बेटा, मेरी 12वां लेयर, यानी कि 12 लेयर बाद मुझे कुछ ये मिला, यानी कि मैंने रिलेटिवली बता दिया, रिलेटिव मेथड यानी कि रिलेटिवली बता दिया कि अगर तुम भाई इतने टाइम आए होगे, ये इतने टाइम पर आया होगा, तो ये तो उसके बाद ही आया है, ठीक है, यानी कि ये तो हमें बाद में ही नीचे जाकर ही मिला है, तो ये तो और ज़्यादा पहले इस दुनिया में आया होगा। जैसे कि सपोज ये हर कोई कर रहा होता है, आप कभी स्कूल पे जाते हो तो आपकी मैम आपसे पूछती है, ठीक है, कि भाई ये बच्चा कब आया, तो आप क्या बोलोगे, मैम मुझे तो नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि ये मुझसे पहले आया था। तो मैम आप पूछेगी कि आप कब आए थे, तो आप बोलोगे मैम मैं 8 बजे आया था, तो 8 बजे जस्ट पहले ही आया होगा। अब वो कब होगा, एस्टिमेट लगाते हैं हम कि हाँ भाई इतना एस्टिमेट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि शायद 10-15 मिनट पहले वो आया होगा, तो वो होता है हमारा रिलेटिव मेथड जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट फॉसिल, ज़्यादा आपको डीप में जाना नहीं है। फॉसिल क्या होता है, डेफिनेशन देख लो, किस किस टाइप के होते हैं वो देख लो, और क्या मेथड यूज़ किया जाता है उनको ढूंढने के लिए, दैट्स इट, और कुछ पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, इतनी लोड मत लो फॉसिल्स की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आती है हमारी डार्विन्स की थ्योरी, ठीक है। अब डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, जो भाई इतना बड़ा लेक्चर जो उन्होंने दिया है, पढ़ लेते हैं हाँ भाई क्या क्या चीज़ थी उसमें। द डार्विन थ्योरी कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलो, within an population there is a natural variation, some individual have more favorable variation other than others, ठीक है। उसने क्या बोला है कि हाँ भाई जब कभी भी वेरिएशन आती है हमारे इसके अंदर, नेचर के अंदर, ठीक है, तो कुछ इंसानों के अंदर, कुछ पीपल के अंदर जो वेरिएशन होती है उनके लिए वो फेवरेबल होती है, यानी कि उनको जो चेंजेस होते हैं अच्छे लग रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ के लिए वो अनफेवरेबल होती है और वो उस चीज़ के अंदर रह नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, रिसेंट का एग्जांपल लें, कुछ बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा भाई ऑनलाइन क्लासेस लेकर, वो बड़े ही आराम से बड़े ही मज़े में दे रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, कहीं बाहर नहीं जाना है, ना ही फ्रेंड से मिलना है, हम तो घर में ही ठीक थे। जितने भी सारे इंट्रोवर्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे खुश होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, और जितने भी सारे एक्सट्रोवर्ट्स हैं भाई, जिनको था कि नहीं यार स्कूल लाइफ, हमारे फ्रेंड, उनका घूमना फिरना, मिलना, टीचर की डांट खाना, वो सब याद आ रही है, उनके लिए वो क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, उनको उनके फेवर में वो नई कंडीशन है। बट क्योंकि बाकी जो बच्चे जिनको नहीं पसंद था सुबह सुबह लाइक जाना और फिर बातें करना, सोशलाइजिंग करना, वो बड़े खुश हैं, ठीक है, उनके लिए वो क्या आ गई, फेवरेबल कंडीशन। वैसे ही नेचर की, वो क्योंकि नेचर के ऊपर डिपेंड था, वैसे ही नेचर में भी ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल हो सकते हैं और किसी के लिए अनफेवरेबल हो सकते हैं, ठीक है। साथ में उन्होंने बोला कि इवन दो ऑल स्पीशीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, हर कोई जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पॉपुलेशंस रिमेन फेयरली कांस्टेंट नेचुरली, पर पॉपुलेशन जो है हमेशा जो है कांस्टेंट ही रहती है। वो अलग बात है कि भाई आपको ज़्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि डार्विन ने सिर्फ इतना ही बताया था, तो हम इतना ही पढ़ते हैं। This is due to the struggle between the members of the same species and different species for the food, space and the mate. The struggle for survival within the population estimate the unfit individual, the fit individual processing the favorable variation survive and reproduce, very important. This is called the natural selection. क्या बोला भाई डार्विन ने कि द स्ट्रगल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन एस्टिमेटेड द अनफिट इंडिविजुअल, जो भी उसके लिए वो अनफिट होगी, यानी कि जिसको लग रहा होगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा है इस घर में रहना, राइट, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो उसके लिए वो अनफेवरेबल रहेगी, ठीक है, और साथ ही में अगर वो फिट नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, और वो रह नहीं पाता और वो लुप्त हो जाता है इस पूरी दुनिया से, तो उसने उस चीज़ को क्या बोलेंगे, हमारा नेचुरल सिलेक्शन। उसको किसी ने नहीं बोला बेटा, उसको किसी ने नहीं बोला, या फिर किसी के वजह से उसका जो है एग्जिस्टेंस इस दुनिया से नहीं मिटा, खुद के वजह से और नेचर के वजह से। कौन रिस्पॉन्सिबल था, नेचर रिस्पॉन्सिबल था उसके सिलेक्शन के ऊपर, राइट। अगर मैं सपोज एग्जांपल लूँ, जो कि हमने अभी देखा सुशांत सिंह का, जो कि लॉकडाउन के अंदर ही हुआ, क्योंकि वो इतना अकेले रहता था और रहा है, और उसने क्या करा, सुसाइड कर ली, ठीक है। और अब क्योंकि उसने वो कर ली है, तो उसका क्या हुआ, एक नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि हाँ भाई वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पाया, ये कंडीशन उसके लिए अनफेवरेबल थी, और क्योंकि इतनी अनफेवरेबल थी तो उसने क्या करा, ही जस्ट कमिट सुसाइड, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, बट क्योंकि उसके लिए अनफेवरेबल थी और वो उस चीज़ में फिट नहीं हो पाया, तो वो क्या हो गया, एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल। प्लस साथ में एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा बेकार एग्जाम्पल हो, ठीक है, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप कभी टेस्ट दे रहे हो, ओके, तो भाई क्या पता वो सरप्राइज टेस्ट है, और सरप्राइज टेस्ट
बहुत सारे बच्चों के लिए फेवरेबल तो नहीं कहूँगी, अनफेवरेबल ही होता है, ठीक है, अनफेवरेबल हो, बट कुछ बच्चे जो होते हैं परंतु टॉप पर आगे बैठने वाले, उनके लिए वो फेवरेबल हो और वो उस चीज़ में सरवाइव कर ले बड़े आराम से, ठीक है। अब क्योंकि वो उसमें सरवाइव कर गए हैं और क्या पता वो सरप्राइज टेस्ट बेस्ड हो आपके पीटीएम के अंदर, तो पीटीएम भी वो सरवाइव कर लेंगे बड़े ही आराम से, और बाकी आप लोग जो है रह जाओ क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था और आपका सरप्राइज गया था बहुत ही बेकार। तो वो चीज़ क्या हो गई भाई, वो टीचर सिलेक्शन हो गई, टीचर ने सेलेक्ट करा किसके बेसिस पे, आपके स्टडी के बेस पे कि आपने कितना पढ़ाई की। तो वैसे ही अगर जब कभी भी नेचर सेलेक्ट करता है और उसमें से अनफिट जो है चला जाता है बाहर, यानी कि पीटीएम में उसकी लग जाती है, तो ऐसा ही होता है हमारे नेचुरल सिलेक्शन के अंदर भी कि जब अनफिट रह नहीं पाते हैं तो वो इस दुनिया से जो है लुप्त हो जाते हैं, और जो फिट वाले होते हैं वो रहते हैं। और यही रीज़न है जितना भी पॉपुलेशन है वो सिर्फ मेंटेन ही है हमारे अर्थ पे, यानी कि जो आता है वो चला जाता है, फिर ये साइकिल चलती रहती है, राइट। हमेशा अगर ऐसा होता कि भाई जो आता है वो जाता नहीं है और वो यहीं पर ही रहता, तो शायद ये भी रीज़न होता कि आज आपके घर में पेट के एज अ पेट डॉग नहीं होता, एज अ पेट डायनासोर के बच्चे होते, बिकॉज वो भी अब इस दुनिया में होते, ठीक है। और अगर डायनासोर होते तो आप नहीं होते। तो क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, इवोल्यूशन आ रही है, नेचर जो है सेलेक्ट कर रही है, यानी किसको रहना है किसको नहीं रहना, और जो उसको सर्वाइव कर लेता है वो रह जाता है और जो नहीं सर्वाइव कर पाता वो चला जाता है। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स, ठीक है। These variation when accumulated over a long time and led to origin of a new species, और इन्हीं वेरिएशन की वजह से क्या होती है, हमें न्यू स्पीशीज जो देखने को मिलती है। सिंपल इज दैट ना। अगर डायनासोर नहीं जाते तो होमो सेपियंस नहीं आते, बिकॉज डायनासोर खा जाते हमें, ठीक है। हम कितना दुबक दुबक के रह लेते, ठीक है। अब दुबक दुबक के ही रह रहे होते तो शायद हम जंगलों में ही रहते, हम नहीं बनते इंसान, यानी कि होमो सेपियन से भी होमो सेपियन नहीं बनते, हम एंसेस्टर ही रह जाते। तो वही चीज़ है, जैसे अगर वो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो नहीं होगा, पुरानी वाली नहीं रहेगी स्पीशीज, तो नई वाली जो हमें नहीं मिलेगी, तो वेरिएशन होगा तभी हमें न्यू स्पीशीज जो है मिलेगी, नेचुरल सिलेक्शन होगा तो ही न्यू स्पीशीज देखने को मिलेगी, एल्स नहीं मिलेगी। ओके, तो बढ़ते हैं डार्विन की थ्योरी से आगे, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन, द नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का ही प्रोसेस है, एज वी हैव डिस्कसिंग, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड ऑफ द स्पीशीज वेयर बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच हेल्प individual organism to survive and reproduce are passed to their offspring, and those who characteristics which not help not pass on, ठीक है। सिंपल दैट इसने क्या बोला है कि भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो ट्रांसफर हो जाती है एक नॉर्मल एंसेस्टर से उसके ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, यानी कि उसके आगे वाले जनरेशन के अंदर, ठीक है। मुझे आइज की जरूरत थी, मेरे एंसेस्टर्स को भी थी, अब एंसेस्टर से ये आइज चलती आ रही है, राइट। मुझे लेग्स की ज़रूरत थी, लेग्स भी चलते आ रहे हैं, मुझे आर्म्स की ज़रूरत थी, आर्म्स भी चलते आ रहे हैं और चलते ही जाएंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं और हमेशा रहेंगी। बट क्या मुझे टेल की ज़रूरत थी? क्या मुझे, जो मैंने बोला भाई, अपेंडिक्स की ज़रूरत थी? नहीं ना, मुझे ना ही अपेंडिक्स की ज़रूरत थी, ना ही मुझे अपनी टेल की ज़रूरत थी, ना ही मुझे अपने विजडम टीथ की ज़रूरत है अब, क्योंकि मैं पका हुआ खाना खा रही हूँ, मुझे इतना हार्ड खाना नहीं है और ना ही मुझे वो चीज़ चाहिए। तो वो सब चीज़ जो कि हमारे एंसेस्टर में उन्होंने काम ली, और जैसे वो काम छोड़ते चले गए, यानी कि जो ऑर्गन्स का इस्तेमाल उन्होंने करना बंद कर दिया, वो ऑर्गन्स हमारे में दिखने बंद हो गए। तो वो चीज़ उन्होंने बोला है कि भाई जो ऑर्गन्स का काम वो करते रहते थे हमारे एंसेस्टर, तो वो हमारे अंदर आ गए, यानी जैसे कि आँख हो गया, हमारा मुंह हो गया, नोज हो गए, आर्म्स हो गए एंड लेग्स हो गए, ठीक है। और जैसे ही कुछ चीज़ का उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जैसे कि अपेंडिक्स का कुछ नहीं होता, विजडम टीथ उन्होंने बंद कर दिया, पका हुआ खाना खाने लग गए लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या हमारे अंदर देखनी जो है नहीं मिली, हमें देखने को नहीं मिली हमारे बॉडी के अंदर, बिकॉज अब इसका कोई काम हमारे लिए नहीं है। ओके, तो ये उन्होंने बोला थ्रू डार्विन थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड but it was criticized on the ground that it could be not explain how the variation arise, ठीक है। डार्विन की थ्योरी क्योंकि सबने एक्सेप्ट की तो थी, बट फिर भी यहाँ पर क्या था बेटा, क्रिटिसिज्म मिला उसको, जो कि हर किसी को मिलता ही है इस दुनिया में, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने ये नहीं बताया था कि जीन जो है, जो वेरिएशन है वो कैसे अराइव हुई, यानी कि वेरिएशन आखिर आ कहाँ से रही है।
हमने ये तो बोल दिया कि भाई जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है वो जाते जा रहे हैं, बट ये वेरिएशन हो क्यों रहा है हमारे बॉडी के अंदर, कैसे देखने को मिला? पूंछ एकदम से गायब हो गई क्या? पहले वाले एंसेस्टर काट काट के फेंक रहे थे, फिर हमें नहीं आई थी, ऐसा क्या हो क्या रहा था? तो ये सब चीज़ जो है डार्विन नहीं बता पाए थे, इसलिए उनको क्या क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा, और उनको ये चीज़ वो नहीं बता पाए व्हाट इज जीन, और जिससे वेरिएशन आता है, जो कि हमने हेरिडिटी वाले पार्ट में पढ़ लिया है। आपको पूरा पता है कि कैसे वेरिएशन आता है, वेरिएशन कैसे कैसे आगे बढ़ता है। नहीं देखा तो भी बोल रही हूँ, गो एंड चेक दैट पार्ट आउट, ताकि आपको बड़े ही आराम से प्रॉपर समझ में आ जाए। तो वो उन्होंने नहीं बताया था, जीन का एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। साथ ही में नेचुरल सिलेक्शन तो बता दी थी उन्होंने, पर जीन नहीं बताया था कि वेरिएशन कैसे आता है। साथ ही में डार्विन थ्योरी वाज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, एंड दीज डेज द मोस्ट accepted theory of the evolution was synthetic theory of the evolution, in which the origin based on the variation, genetic variation, natural variation. Okay, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि भाई अब जो है एक न्यू थ्योरी आ चुकी है, जो कि डार्विन थ्योरी को ही मॉडिफाइड कर दिया गया है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डार्विन थ्योरी, जो कि है हमारी क्या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना एग्जाम में, प्लस पॉइंट है आपके लिए, बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट क्योंकि आपको पता है कि आप डार्विन की जगह क्या आ चुके, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और वहां पर बेटा सिंथेटिक थ्योरी के अंदर वहां पर आपको जीन के बारे में प्लस नेचुरल सिलेक्शन की दोनों के बारे में बताया गया है, यानी कि कंबाइंड थ्योरी है डार्विन की और जीन के बारे में, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, दिस इज द वेरिएशन का एग्जांपल। इंडिविजुअल्स ऑफ वेरिएशन सम ऑफर एन एडवांटेज बेस्ट सिचुएटेड फेवरेबल कंडीशन में, और फिर जो है जिन्होंने सर्वाइव कर लिया उस कंडीशन को, वो जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल देकर बता चुकी हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपके कुछ जो है चीज़ें और जो आपके मिथ्स है वो चेंज करने वाली हूँ, ठीक है। सबका ये मानना है कि भाई जिराफ वो होते हैं जिनकी बड़ी ही लंबी गर्दन होती है, ठीक है। किसी को ये नहीं पता कि भाई उनकी जो एंसेस्टर थे जिराफ के, उनकी जो नेक थी, उनकी जो गर्दन थी, वो इतनी लंबी नहीं थी, उनकी छोटी ही थी। उन्होंने क्या करा, जब कभी वो पेड़ से कुछ खाने जाते थे पत्तियां वत्तियां, तो वो अपने आप को उठा रहे होते थे कि भाई आ जा, अपना नेक को ऊपर कर रहे होते, जिनका लेवल ऊपर कर रहे होते। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने ये स्टार्ट करा, धीरे धीरे करके स्ट्रेच करना स्टार्ट करते रहे नेक को। फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि उनका जो नेक का पार्ट था वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अब प्लांट की हाइट और बढ़ गई, तो प्लांट अपने ही घमंड में कि तू यहाँ तक आ गया तो मैं और बढ़ रहा हूँ, तो अब फिर इन्होंने और बढ़ाई की, और फिर अब वो इतने बड़े हो गए कि अब उनसे क्या ही बड़ा कोई जो प्लांट होगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो उनकी नेक के अंदर इतना जो डिफरेंस आया, वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था। एज आई टोल्ड यू कि इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है भाई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं चेंजेस नहीं लाऊंगी। अगर वो नॉर्मल नीचे ज़मीन वाली घास खा रहे होते तो सिंपल इज दैट उनका गर्दन कभी देखने को बड़ा मिलता ही नहीं, यानी कि हमें छोटे छोटे नेक वाले जिराफ ही मिलते, राइट। तो जिराफ ने खुद से अपनी आइडेंटिटी जो है बनाई है, खुद से वो इवोल्यूशन करके जो है गए हैं। और वो इवोल्यूशन क्यों किया उन्होंने, बिकॉज उनको जो है खाना होता था पेड़ के ऊपर खाना, और पेड़ की फिर हाइट बढ़ती रहेगी, और उन्होंने भी क्या अपने नेक को स्ट्रेच करना चालू करा। स्ट्रेच करते 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 एक ऐसा लेवल आ गया कि अब जितने भी उनके आने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग है, और ये जितनी भी जनरेशन है, उन सब में जो नेक है वो इतना बड़ा ही होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। बड़ा सही एग्जाम्पल था, और आपको आज पता भी चल गया कि भाई जिराफ का पहले से ही जो है गर्दन इतनी बड़ी नहीं थी, पहले से ही इतनी स्ट्रेच नेक नहीं थी, वो उन्होंने स्ट्रेच कर कर करके इतनी लॉन्ग नेक जो है बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नाउ द स्पेशिएशन। The species in the population organism consisting of a similar individual which can breed together and produce the fertile ऑफस्प्रिंग। स्पेशिएशन मतलब कि हाँ भाई दो टाइप की स्पीशीज जो कि सेम है, वो जो अगर आपस में रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, अगर जो सेम है वो ही आपस में क्या रिप्रोड्यूस कर सकती है, और क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रही है तो सिंपल इज दैट उनका सर्वाइवल जो है इस अर्थ पर बना रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेथ। हम डेथ की अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग फिनोमेना है। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो वो स्पीशीज यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रहेगी। अभी हम किसी इंडिविजुअल की या किसी की फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीशीज। अगर स्पीशीज फिट नहीं है इस एनवायरमेंट के अंदर, नेचुरल सिलेक्शन के कारण वो चली जाती है पूरी स्पीशीज।
तो हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनका कोई फायदा नहीं है, पूरी स्पीशीज जो है गायब हो जाएंगी, जैसे कि डायनासोर की हो चुकी है। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हाँ भाई किसी की डेथ हो रही है, फिर वो दोबारा से जो है नहीं आ रहा है इंसान, तो एक फैमिली की बात हो गई कि हाँ भाई उस फैमिली में अब कोई बच्चे नहीं थे, तो इसलिए वो फैमिली खत्म हो गई। तो वैसे ही अगर सोचो ह्यूमन बींग्स में इतना ज़्यादा हो जाए कि सिर्फ मेल की जो डोमिनेंसी है वो इतनी बढ़ जाए कि फीमेल हो ही ना, तो क्या आपको लगता है रिप्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं ना। तो रिप्रोडक्शन जब नहीं होगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि होमो सैपियंस भी इस दुनिया से चले जाएंगे, राइट। जैसे डायनासोर लुप्त हो गए, वैसे हम भी कभी पढ़ा जाएगा, आगे वाली जो भी रोबोट जनरेशन जो होगी वो पढ़ेंगे हमारे बारे में कि ऐसा कुछ भी होता था, होमो सैपियंस टाइप, ठीक है। ह्यूमन बीइंग टाइम्स भी कुछ चीज़ होती थी इस दुनिया में। अगर ऐसा कुछ हुआ कि हाँ भाई अब मेल की, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि हर कोई चाहता है मेल मेल में, एंड आई डोंट नो वाई, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। तो वो चीज़ अगर इतना बढ़ती रही धीरे धीरे करके तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इस दुनिया में सर्वाइवल नहीं होगा, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जो स्पेशिएशन है इसका मतलब होता है दो टाइप की जो स्पीशीज है वो सेम टाइप में ही रिप्रोड्यूस कर सकती है, और तभी जो है कंटिन्यूसली वहाँ पर वो स्पीशीज का एग्जिस्टेंस रहेगा, राइट। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच कुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। अब न्यू स्पीशीज कैसे बनती है? सिंपल, जियोग्राफिकल आइसोलेशन से बन सकती है, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट से बन सकती है, या वेरिएशन से हो सकती है, ठीक है। अब तीन टाइप से देख कि हाँ भाई वेरिएशन कैसे आ सकता है किसी भी इंसान के अंदर, ठीक है। वेरिएशन कैसे आ सकता है किसी भी स्पीशीज के अंदर? जो हमारे एंसेस्टर थे वहाँ से हम जो होमोसेपियंस बने हैं उनके अंदर कितने सारे चेंज आएंगे जो हमें वेरिएशन देखने को हमारे अंदर मिला। तो भाई या तो उसका ये रीजन हो सकता है कि हमारा क्या हुआ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, राइट। जितने भी एनिमल अगर वो भाई नॉर्थ पोल में रहेंगे या फिर पोलर रीजन्स में रहेंगे, छोड़ो इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्थ और साउथ, पोलर रीजन में अगर कोई है तो भाई उनके जितने भी ऊपर जो स्किन होगी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगी। एंड अब अगर एनिमल्स की बात करो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगी, सिंपल इज दैट। काफ़ी हार्ड क्यों होगी? बिकॉज उनको सर्वाइव करना है इतने कम टेम्परेचर में, इतने ठंड में, तो उनकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगी। और वहीं अगर कोई गर्मी में है तो उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा थिन होगी, बिकॉज उनको यहाँ पर सर्वाइव करना है, ठीक है। अगर ये सर्वाइवल का एग्जांपल ना हो तो एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल जो मुझे इस टाइम आ रहा है दैट इज़ दी ह्यूमन बीइंग और उनके कॉम्प्लेक्शन के बारे में, ठीक है। अगर बेटा आप चले जाते हो, आप पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाती है अमेरिका में, तो या फिर अगर ऐसा कुछ होता है कि हाँ भाई आप अभी इस टाइम इंडियन हो, एज अ इंडियन हमारी कॉम्प्लेक्शन ऐसी होती है, ठीक है। प्रॉपर फेयर भी नहीं होती है अमेरिकन की तरह, एंड प्रॉपर बिल्कुल भी ब्लैकिश नहीं होती है उनकी तरह, साउथ अफ्रीकन की तरह, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सन, आपको पता है, ठीक है। वहाँ पर सन की रेज जो है बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है इसीलिए, और यहाँ पर सन की रेज जो है तिरछी पड़ती है, और वहाँ पर सन की रेज पड़ ही नहीं पाती है अमेरिका में, ठीक है। तो ये सब मेलानिन की वजह से है, तो इसको मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के बारे में कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही, बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके। तो भाई अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि मेरी फैमिली शिफ्ट हो जाती है कहाँ पर, सपोज अमेरिका में, बट मेरे एक अंकल शिफ्ट हो जाते हैं अफ्रीका, 10 साल बाद जब हम मिले और उन अंकल के बच्चों से हम मिले तो उन अंकल के बच्चे कैसे होंगे, या फिर अगर मैं 50 साल की बात लेके चल लूँ, ठीक है, तो उनकी पूरी फैमिली अब कैसी बन गई होगी, राइट, अफ्रीकन की तरह, ओके। अब उन्होंने वो चीज़ अडॉप्ट की, अब वो वहाँ पर पूरे चेंज हो गए, ठीक है। उनके हेयर्स भी वैसे ही होंगे जैसे वहाँ पर लोगों के होते हैं, उनकी स्किन वैसी होगी, उनके लिप्स, उनकी नोज, जैसे वो पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही, ठीक है। और क्योंकि हम अमेरिका में शिफ्ट होते हैं, हम हमारे जो होंगे ऑफस्प्रिंग न्यू जनरेशन वो सारी, या फिर उनकी न्यू जनरेशन जो होगी वो सारी हो जाएंगी फोन अब उनकी तरह, जितने भी अमेरिकन लोग होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ क्यों हुई? बिकॉज हमने क्या करा, शिफ्टिंग करी अपना प्लेस, और वहाँ का जो वेदर था, वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या चेंज होते गए। तो ये इस चीज़ से भी क्या हो सकता है बेटा, वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यानी कि कहीं से कहीं चले जाना ग्राफ को देखते हुए, ठीक है। या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का ये मतलब यही हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि हाँ भाई अगर सपोज, ठीक है, अगर सपोज बेटा यहाँ पर 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, चलो बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं, 100 बैक्टीरिया है और 100 बैक्टीरिया में से अगर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें सपोज से 20 ही जो है सर्वाइव कर पाए, ओके, 20 ही जो है सर्वाइव कर पाए, तो जो 80 हैं वो चले गए,
ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बेस ही है और वो आगे प्रोड्यूस करेंगे, उनकी तरह ही जो बैक्टीरिया होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, बाकी के जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस वहाँ पर नहीं होंगे। तो वो चीज़ क्या हुई, हमारे जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि जीन के वजह से एक ड्रिफ्ट आया, क्योंकि उनके अंदर जीन जो थे वो अलग थे, वो सर्वाइव कर पाए, और उनके अंदर जीन जो है पहले ही प्रिमिटिव वाले चल रहे थे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए, राइट। तो ये क्या हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि जीन की वजह से जो ड्रिफ्ट आया वो, ठीक है। साथ ही में है वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन के वजह से, जैसे कि मैंने बोला अगर आप अनफिट हो, अनफेवरेबल हो, तो आप यहाँ से जो है चले जाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी जो है वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। दीज ऑल अबाउट द वेरिएशन, क्या भाई कहाँ का देखने को मिलती है, और स्पीशीशन क्या होता है, यानी कि स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए एक टाइप की स्पीशीज के अंदर ही जो है ब्रीडिंग हो सकती है, यानी कि रिप्रोडक्शन हो सकता है, और तभी हमें जो है न्यूज़ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द आई, कैसे कैसे करके हमारी आई का जो है इवोल्यूशन हुआ है। चलो वेरी इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। द आई इज द कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन विच कैन नॉट बी जनरेटेड बाय अ सिंगल डीएनए चेंज, एज यू ऑल नो कि हाँ भाई आई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करके ही उसके अंदर चेंज नहीं आ सकता है, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पर, द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल सच एज द आई हैव बीन क्रिएटेड फॉर द स्टेजेस ओवर द मैनी जनरेशन। बहुत सारी जनरेशन के बाद हमें इतनी खूबसूरत आंखें मिली हैं, ठीक है। तो कीप अप्रिशिएटिंग दैट, ओके। साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक आई लाइक ऑफ द फ्लैट वर्म विच आर द सिंपल आई स्पॉट which can be detect the light, and after this the more and more complex eyes were evolved in many years, and the structure of the eye of each is different. The evolution of the eyes for example is evolution by the stage, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्लेनेरिया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ये जो फ्लैट वर्म है बेटा, इस फ्लैट वर्म की जो आई है पहले कभी हमारे एंसेस्टर्स में यही आई होती थी। ये आई सिर्फ एक गोला सा स्पॉट है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइट को जो है स्पॉट कर सकती थी, यानी कि लाइट को जो है देख सकती थी। धीरे करके और चेंज है, लाइट के साथ साथ हमें धीरे धीरे करके अब इतना है कि भाई हम लोगों को देख पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, इतने सारे कलर, मिलियंस ऑफ कलर्स के, यानी कि 11 मिलियंस कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा सकते हैं। इतना आप लेवल देख रहे हो कि जहां पर सिर्फ एक लाइट को डिटेक्ट कर पाते थे कि हाँ भाई कुछ वहां पर है, अब हम उस लाइट के 11 मिलियन कलर्स के अंदर भी क्या जो है डिफ्रेंशिएट कर पा सकते हैं। इतना अब जो है हाई लेवल, इतना कॉम्प्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है हमारी आई के अंदर, धीरे धीरे करके जो है इवोल्यूशन हुआ है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आई। अब ये भी किससे होगा, जीन के वजह से, जीन के अंदर धीरे धीरे करके बहुत सारे चेंज आएंगे ओवर अ मिलियन ऑफ द टाइम। तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया होगा तब जाके हमें इतनी प्यारी आईज जो है मिली है, जिसके पास बहुत सारी खूबियाँ है, राइट। आगे देखते हैं, हाँ जी आगे देखते हैं, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द फेदर्स। अब फेदर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, पढ़ते हैं क्या स्टोरी थी इनकी भी। हाँ, the sometimes an evolutionary change produced is in an organism for one purpose later become and useful for the entirely different function. For example, a bird evolved with a feather as a mean of providing the insulation of their body in the cold weather, but later on this feather are more useful purpose of the flying. Even some dinosaurs had feather, though they could not fly using the feather, but however adapted the feathers for the flying, and the presence of feather on the birds tells us the bird are closely related to dinosaur. Okay. क्या बोला इसने, बहुत ही प्यारी बात बोली यहाँ पर कि भाई जो हमारे बेटा फेदर्स थे वो कभी भी उनका काम नहीं था उड़ने वाला, राइट। जैसा कि मैंने बोला जिराफ के टाइम पे भी आपका एक मिथ था, ठीक है। आइस के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि आप ये सोचते हो कि अच्छा आई का मतलब तो यही होता था, आप देख पाते हैं, बट नहीं, वो भी आपका मिथ जो है चेंज हुआ, ठीक है। अब फेदर के बारे में भी एक मिथ जो आपका सदियों चलता आ रहा है कि हाँ भाई फेदर का मतलब पंख तो होते हैं उड़ने के लिए, राइट। पंख तो होते हैं उड़ने के लिए, नहीं जी, पंख होते थे हमारे शरीर को ढकने के लिए ताकि हमें ठंड ना लगे। डायनासोर्स के पास भी जो फेदर होते थे और वो इसलिए होते थे ताकि उनको ठंड ना लगे, वो अपनी बॉडी को जब भी वेदर जो है हाई जाए वो आराम से उसको ऐसे कर ले और आराम से जो है उस टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर पाए, ठीक है। बट ये इस फेदर का यूज करना किसने सीखा, हमारे बर्ड्स ने इन फेदर का यूज किया एज अ फ्लाइंग थिंग। अब वो वहां से उन्होंने उड़ना जो है सीखा, ठीक है। अब वो उड़ गए बट डायनासोर फिर भी नहीं उड़ पाते थे फेदर्स होने के बावजूद भी, धीरे धीरे करके आए,
जैसे कि आप फिक्शन मूवी में देखते होंगे, ठीक है, डायनासोर्स वाली, कि हाँ धीरे धीरे करके कुछ ऐसे डायनासोर्स आए जो छोटे थे हाइट में, उन्होंने इवॉल्व किया अपने आप को उड़ने के लिए, बट बाकियों ने नहीं करा जो बड़े बड़े थे, ठीक है। तो फेदर्स का क्या काम था और क्या जो है हो गया, यानी कि इवोल्यूशन जिस चीज़ के लिए हुआ था उस चीज़ से भी अब कुछ हटकर जो है इवोल्यूशन ने जो है मोड अपना ले लिया, राइट। जिस ऑर्गन का इवोल्यूशन हुआ था, यानी कि फेदर जिस पर्पस से आए थे, हम उस पर्पस को छोड़ के अब फेदर का किसी और पर्पस के लिए ही जो है ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो कि हाँ भाई फेदर का क्या काम था और अब बर्ड उनका क्या काम कर रहे हैं। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मैंशन है, दैट इज क्योंकि उन दोनों के ऊपर फेदर्स थे, यानी कि एक कॉमन फीचर था, इसीलिए हमारे बर्ड, हमारे बोल सकते हैं जो हमारा डायनासोर्स है वो हमारे बर्ड के क्या है, एंसेस्टर थे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्या पता पहले जो डायनासोर्स थे जिनका बड़ा बड़ा साइज था वो धीरे धीरे करके अपने साइज में रिड्यूस होते रहे, साइज में जब वो रिड्यूस होते रहे तो भाई उनके पास क्या है, वो उड़ने लगे, और जैसे ही वो उड़ने लगे तो धीरे धीरे करके और उनका साइज जो है रिड्यूस होता रहा, और इतना रिड्यूस होगा कि भाई वो बर्ड्स बन गए। हो सकता है इवोल्यूशन है, टाइम के साथ हुआ, किसी के पास उसका कोई रीज़न नहीं है, किसी ने उसको नहीं देखा है, अपनी आंखों से भी कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं, बट ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई क्या पता वहाँ से ही हमारे बर्ड्स जो आए हैं उनके एंसेस्टर हमारे डायनासोर ही हुए, बिकॉज डायनासोर का साइज जो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता रहा है, और अब इतना हो गया कि भाई जो डायनासोर जिससे सब डरते थे अब वो बर्ड्स बन चुके हैं जिनसे कोई नहीं डरता, राइट, जिनको सब प्यार करते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन बाय एन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। अब हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ एन आई, इवोल्यूशन ऑफ एन फेदर, ठीक है। इवोल्यूशन जो कि हमने एक्वायर किया जिराफ के केस के अंदर, जो कि टाइम की सदर में देखने को मिला, ठीक है। और भी इवोल्यूशन क्या होता है, क्या हुआ, ठीक है। अब पढ़ते हैं आर्टिफिशियली हम इवोल्यूशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फार्मर्स कर रहे हैं। फार्मर्स ने बेटा अपने अकॉर्डिंगली गोभी की बहुत सारी बहनें भाइयाँ सिबलिंग्स जो है बना दी है, ब्रोकली, ठीक है, कॉलीफ्लावर, ठीक है, और कैबेज, ठीक है, और क्या क्या बना दिए, ब्रोकली बना रही है, कॉलीफ्लावर बना रही है, कैबेज और काले, ठीक है, कोलाबी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या बना दी है उसने, उसके भाई बहन बना दिए हैं, और वो क्यों बना दिए हैं, उसने इतना चेंज क्यों करा इसके अंदर टिश्यू कल्चर के साथ, क्योंकि उसकी वो नीड थी, क्योंकि वो उसकी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो जो चीज़ वो हम कर रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियली हमसे करवाया जा रहा है चाहे किसी भी पर्पस के लिए, बट क्योंकि वो नेचुरल नहीं हो रहा है और वो भी चेंज हो रहा है, यानी कि वो भी चीज़ जो है फर्दर चेंज लेके आ रहे हैं, यानी कि इवोल्यूशन वहाँ पर भी हो रहा है, टाइम टेकन प्रोसेस है वो भी है, ठीक है, पर इवोल्यूशन है। और क्योंकि नेचर से नहीं हो तो नेचुरल इवोल्यूशन की जगह क्या बोल देंगे बेटा हम इसको, हमारा आर्टिफिशियल इवोल्यूशन, ठीक है। ये भी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, डिफरेंट लुकिंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द सेम बेसिक डिजाइन called the ancestor, and this is called the evolution by the artificial selection. For example cabbage, broccoli, cauliflower, जैसा मैंने बताया सारे artificial wild cabbage से जो है बने हैं, ठीक है, wild cabbage से इनको लिया गया है। When the farmer wanted very short distance between the leaves and the of the wild cabbage, जब उनको लगा कि भाई wild cabbage के जो leaves है उसमें जो distance है वो काफ़ी short होना चाहिए, तो उसने उनको क्या बना दिया, cabbage बना दिया। जब फार्मर को लगा कि भाई जो फ्लावर्स है वो इतने अच्छे नहीं है, तो उन्होंने जो फ्लावर्स है इतने यूजफुल नहीं है उसके लिए, तो उनको क्या बना दिया, ब्रोकली बना दिया, ठीक है, फ्लावर्स को हटा दिया पूरा। जब फार्मर को लगा कि भाई उनको एक स्टेराइल फ्लावर चाहिए तो उन्होंने कॉलीफ्लावर बना दिया, यानी कि फ्लावर चाहिए भी फ्लावर नहीं भी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सारी जो चेंज कर दिए। ऐसी उन्होंने गुलाबी बनाई, ऐसी उन्होंने काले बनाई, ये सारी चीज़ें जो उन पर डिपेंड करती है। गुलाबी क्यों बनाई, ताकि उनको एक स्वेलन पार्ट मिल जाए बीच में, और काले क्यों बनाए, ताकि जो लीव्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो, ठीक है। तो ये सारी जो है वेराइटीज़ है बेटा यहाँ पर दे रखी है कि हाँ भाई एक वाइल्ड कैबेज से नॉर्मल कैबेज टू इतनी सारी वेराइटियाँ कैसे बनाई हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, ओके। ये भी इवोल्यूशन है, बट ये आर्टिफिशियल है बिकॉज हम मैन मेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज द इवोल्यूशन इज नॉट इन प्रोग्रेस। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर इवोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है।
अगर हो भी रहा तो बहुत स्लाइटली हो रहा है, हमें चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे इवोल्यूशन इज नॉट इन प्रोग्रेस। तो देखते हैं, देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज जस्ट प्रोड्यूस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द life form and shaping the diversity by the environmental selection. There is only process evolution that more complex and organism emerged over ages. It is the common belief that chimpanzees are the ancestor of human being. ठीक है, अब एक और मिथ आपका क्लियर होगा। चिंपैंजीज, दैट इज द बिलीफ कि चिंपैंजीज जो है हमारे एंसेस्टर्स है, बट दिस इज नॉट ट्रू, राइट? बोथ चिंपैंजीज आर एंड ह्यूमन बींग्स हैव द कॉमन एंसेस्टर। चिंपैंजीज एंड ह्यूमन बीइंग के कॉमन एंसेस्टर थे, बट हमारे एंसेस्टर चिंपैंजीज नहीं है, ठीक है? हम उनसे ज़रूर मिलते हैं, बट क्योंकि हम दोनों के एंसेस्टर सेम हैं। एक ऐसी स्पीशीज थी जिनसे थोड़े से वेरिएशन के बाद चिंपैंजीज बने और कुछ अलग वेरिएशन के बाद होमोसेपियंस बने, ठीक है? बट चिंपैंजीज बेटा हमारे एंसेस्टर नहीं है, यानी कि हम चिंपैंजी से नहीं आए। जो आप फिगर देखते हो ऐसे 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 करके हम बने हैं, ठीक है? उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां हैं, ठीक है? हम चिंपैंजी से नहीं बने हैं, बट द थिंग इज कि चिंपैंजीज और हमारे एंसेस्टर जो है सेम है, यानी कि हमारे पूर्वज जो है सेम है, इसलिए हमारे में इतने कॉमन चीज़ें जो देखने को मिलती है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इतना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, ऐसे ऐसे करके जो बनते हुए जो ये इमेज बनी है चिंपैंजीज वाली हमारे अंदर, ये रहा द ह्यूमन इवोल्यूशन। अब देखते हैं कैसे हुआ ह्यूमन का इवोल्यूशन। द ह्यूमन इवोल्यूशन हैज बीन स्टडीड यूजिंग द वेरियस टूल ऑफ द ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लाइक द एक्सकेवेटिंग, कार्बन डेटिंग, स्टडिंग फॉसिल्स एंड डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस, ठीक है? तो डीएनए सीक्वेंस देखते हुए, कार्बन डेटिंग देखते हुए, रिलेटिव मेथड देखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें जो है देखी है, बहुत सारी चीज़ देखी है कि यहाँ पे कैसे कैसे करके जो ह्यूमन ने इवॉल्व किया है अपने आप को, और फाइनली वो बना है होमो सैपियंस, यानी कि ह्यूमन बींग्स। ऑल ह्यूमन बींग आर द सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड इज कॉल्ड द होमो सैपियंस। होमो मतलब सेम, जैसे कि मैं आपको बताया था अभी होमोलोगस के अंदर, ठीक है? इट हैज नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द रिसर्च दैट द अर्लिएस्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज केम फ्रॉम द अफ्रीका से वो आए थे। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर वी हैव लिव्ड फॉर द पास्ट 1000 ईयर, वी ऑल हैव द अफ्रीकन रूट्स, ठीक है? अब हम कहाँ से आए, कौन हमारे एंसेस्टर थे, उसको हम छोड़ते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम मानते हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं अफ्रीकन जो थे हमारे, अफ्रीका से जो था हमारा जो सबसे ओल्ड मैन था, ओल्ड सबसे होमोसेपियन था, वो अफ्रीका से आया था। तो कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं जो हमारी रूट है वो कहीं ना कहीं अफ्रीका से ही आई हुई है। दिस इज ऑल अबाउट, आई वांट टू से अबाउट होमोसेपियन या फिर ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ है एंसेस्टर से धीरे धीरे करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे कैसे कर कर जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज आते रहे। जो जो फीचर हमें चाहिए थे वो हमने रखे, जो जो नहीं चाहिए थे हमने नहीं रखे। पहले हम ऐसे ही चला करते थे, अब हमने जो है पैरों पर चलना इंडिपेंडेंटली सीख लिया है। इसलिए शायद ये भी रीज़न है कि हम बोलते हैं चिंपैंजीज जो हमारे एंसेस्टर है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओरिजिन ऑफ अ लाइफ। अब लाइफ का ओरिजिन कैसे हो, लास्ट टॉपिक फाइनली। हाँ जी, Darwin's theory of the evolution tell us how life evolved from a simple to more complex form. As I told you, कैसे कैसे करके सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना। अगर हम एक आई का भी एग्जांपल ले तो एक सिंपल स्पॉटेड आई से कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स आई बनी, तो धीरे धीरे करके जो है नॉर्मल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से एक कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है इस टाइम बन चुका है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन अलोंग द टाइम। Mendel's experiment gave us the mechanism for the inheritance of the traits for one generation to the next, but neither tell us anything about how the life began on the earth in the first place, ठीक है? अब इन दोनों ने हमें जो पढ़ाया, हेरिडिटी में हमने पढ़ा मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट, इवोल्यूशन में हमने पढ़ा डार्विन की थ्योरी। अब इन दोनों जो साइंटिस्ट थे इन लोगों ने बता दिया कि हाँ, डार्विन ने हमें ये बता दिया कि भाई जितनी भी चीज़ें थी वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनी है इवोल्यूशन की वजह से, वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन कैसे है वो बताया हमारे मेंडल ने। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कैसे वेरिएशन आते हैं, व्हाट इज जीन, व्हाट इज द रोल ऑफ जीन, और कैसे करके उसमें वेरिएशन आते हैं, म्यूटेशन होता है, वो सब। बट इनमें से किसी ने नहीं बताया कि लाइफ फॉर्म कैसे स्टार्ट हुई, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, दोनों डिस्क्राइब नहीं किया। और जो कि डिस्क्राइब होगा आपका बहुत जल्दी, अगर आप लेते हैं 11th में साइंस, तो साइंस में आपको पूरा चैप्टर है हाँ भाई कैसे करके तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है? तब आप देखना और पढ़ना अच्छे से कैसे करके जो है आपकी जो सारी थ्योरीज है
ठीक है, लाइफ को लेके, ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके। चलो आज यहाँ हम नहीं डिस्कस करते हैं बिकॉज वन शॉट है तो हमें सिर्फ इसके बारे में बात करनी है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया दोनों का एक्सपेरिमेंट, हेरिडिटी और इवोल्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें जो देखने को मिली और क्या क्या चीज़ें हमने सीखी उससे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टाइम। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला टाइम। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चंस आ गए हैं, आंसर्स आप लोग मुझे बताएंगे, मैं सिर्फ कुछ समझा देती हूँ, आंसर्स आपको ही बताने पढ़ेंगे। हाँ जी, विच आर द वेराइटी ऑफ कैबेज इवॉल्व्ड ड्यू टू द फार्मर ऑप्टिंग फॉर द swollen पार्ट्स ऑफ द कैबेज। हाँ जी, वाइल्ड कैबेज से अगर मुझे swollen पार्ट चाहिए था, यानी कि मैं चाहती थी कि वहां पर एक ऐसा पार्ट हो जहां पर जो फूड आराम से स्टोर हो जाए, तो मैंने किस टाइप की कैबेज का उसको नाम दिया, मैंने बताया है। अगर आप पूरी वीडियो देखिए तो जल्दी से बताओ। हाँ जी, व्हाट इज द साइंस नेम ऑफ द हेरिडिटी? साइंस ऑफ हेरिडिटी नोन है, साइंस ऑफ हेरिडिटी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी की साइंस, यानी कि हेरिडिटी जितनी भी चीज है, हेरिडिटी का मतलब ही क्या होता है कि हाँ भाई ट्रांसफर होता है करेक्टर एक जनरेशन दूसरे जनरेशन, वो चीज क्या है? या हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, वो ही पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन? बहुत बार बोल दिया मैंने थ्रू आउट द वीडियो, पता ही होगा। स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक्स विच शो दैट बर्ड आर क्लोजली रिलेटेड टू डायनासोर। टोल्ड यू, क्यों है ये भी पता है आपको। हाँ जी, नेम द एनिमल विच वॉज द लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। ये आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन है, तो यू हैव टू सर्च ऑन दैट क्वेश्चन कि हाँ भाई ऐसा एक एनिमल बताना जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच में आता है। Did human beings evolve from chimpanzees? Why and why not? अभी जस्ट बताया, आंसर आपको पता होगा और क्यों उसका रीजन भी देना है। Name one way how the age of the fossils are estimated। कोई भी एक वे आपको बताना है, जो कि मैंने आपको सारे मेथड्स बताए हैं उसमें से। हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, हमने इवोल्यूशन वाला पार्ट भी कर लिया है हमारा वन शॉट के अंदर। हेरिडिटी का पहले ही हो चुका है, यानी कि चैप्टर हो चुका है खत्म। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। मुझे भी काफ़ी मज़ा आया इस पूरे दोनों वीडियोस के अंदर, और चैप्टर्स के बारे में बताना। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी हेल्पफुल है, मज़ा आता है पढ़ने में कि हाँ भाई लाइफ कैसी थी, कैसे इवॉल्व हुई, वेरिएशन कैसे आ रहा है। आई होप बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ऐसे ही चैप्टर के अंदर, ऐसे ही वन शॉट पे वीडियो बनाते हुए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि मैं डेफिनेटली नॉट श्योरली बट मे बी मैं बनाने वाली हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी।